वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग लाहौर, मुझे जन्नत जमशेद कहते हैं। नाजरीन, सुबह के 9 बज चुके हैं, उठ जाइए, उठने का वक्त हो गया है। क्योंकि वो कहते हैं ना, इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है। ये अक्सर हम कहते हैं कि जो सोता है वो खोता है। लाहौरियों के बारे में या लाहौर के बारे में ये चीज़ बहुत फेमस है कि लाहौर की रातें जागती हैं। रात के 12 बजे भी अगर आप बाजारों में जाएंगे तो आपको लाहौर के बाजार जगमगाते हुए नजर आएंगे। लाहौरी खाबों के शौकीन तो होते ही हैं कि आप अगर बाजारों में जा रहे हैं तो आपको शवारमे के स्टॉल्स भी मिलेंगे, आपको पिज्ज़ा के स्टॉल्स भी मिलेंगे, और जो लाहौर के रिवायती खाने हैं, हलवा पूड़ी हो गई, नान चने हो गए, वो आपको रात के 12 बजे भी कहीं ना कहीं अवेलेबल जरूर होंगे। लेकिन हमने देखा कि कोरोना के जो 2 साल, उसमें काफ़ी तब्दीली आई। जो लाहौर सारी रात जागता था वो पहले तो 6 बजे सो जाता था, वीरानी के डेरे आते थे। उसके बाद जब टाइम तब्दील हुआ तो 10 बजे मुकम्मल लाहौर बंद हो जाता था। लेकिन अब चूंकि कोरोना केसेस में नुमाया कमी आ रही है, सिचुएशन दोबारा से नॉर्मल हो रही है, हमारा वो पुराना लाहौर हमें वापस मिल रहा है। आज मैं लाहौर ही की बात करूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाहौर एक रिवायती, एक हिस्टोरिकल शहर है ही, लेकिन लाहौर पे गाने भी बहुत बने हैं। बचपन में हम सुना करते थे कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया ही नहीं। तारिक ताफू का ये गाना था जो कि बच्चे बच्चे की जबान पे था। बचपन में अबरारुल हक का भी हम गाना सुना करते थे कि आज मेला वेखन आइयां कुड़ियां लाहौर दियां। लेकिन अब इंडियन सिंगर गुरु रंधावा का गाना काफी फेमस है 3 सालों में कि लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब न हंस दिया। तो लाहौर का चर्चा हर तरफ रहता है। अगर लाहौरी आउट ऑफ कंट्री चला जाए या कहीं भी चला जाए, उसके अंदर से, उसके दिल से आप लाहौर नहीं निकाल सकते, लाहौर का जज्बा नहीं निकाल सकते। अगर मैं पीएसएल की बात करूं तो पीएसएल में भी सबसे ज्यादा जिस टीम का चर्चा होता है वो भी लाहौर कलंदर्स ही है। सबसे ज्यादा जो मीम्स बनती हैं वो भी लाहौर कलंदर्स पर ही बनती हैं। लेकिन जिस लाहौर को हम फेस्टिविटीज का शहर कहते हैं, आजकल उस लाहौर पर डेंगू के बसेरे हैं। डेंगू की वजह से लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में जो है डेंगू फैला हुआ है, केसेस में इजाफा हो रहा है और अवाम इस हवाले से बड़े परेशान हैं। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब में 27,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 2011 की बात करती हूँ तो 2011 में एक वेव आई थी डेंगू की, जिसमें 21,000 केसेस गालिबन रिपोर्ट हुए थे उस टाइम, और काफ़ी अमवात भी हुई थी। उस टाइम की दौरे हुकूमत जो दौरे हुकूमत में लोग थे, उन्होंने काफ़ी काम किया। श्रीलंका से एक टीम मंगवाई जिन्होंने यहाँ पे जो डॉक्टर्स थे, जो स्पेशलिस्ट थे, उनको ट्रेन किया, उनको बताया कि डेंगू के साथ किस तरह से केटर करना है। उसके अलावा एक बुक भी उस टाइम एक पब्लिश की गई थी जिसमें तमाम तर SOPs के बारे में बताया गया था कि डेंगू से किस तरह से बचना है और डेंगू की एहतियाती तदाबीर क्या हैं। लेकिन अगर मैं अभी के अदादो शुमार की बात करूं तो 2011 में जब डेंगू की पहली वेव थी, खतरनाक वेव थी, जो यहाँ की टीम थी, यहाँ के डॉक्टर्स थे, उनको मालूम ही नहीं था कि इस सिचुएशन से किस तरह से कैटर करना है। उस टाइम 2011 में 21,000 केसेस थे। 2016 में जब सिचुएशन नॉर्मल हुई, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई, यहाँ के डॉक्टर्स को ट्रेन किया, एक बुकलेट बनाया गया जिसमें तमाम तर एहतियाती तदाबीर के हवाले से बताया गया, तो केसेस में नुमाया कमी आई। तो 2016 में 3,000 केसेस रिपोर्ट हुए, 2017 में 2,500 केसेस रिपोर्ट हुए और 2018 में 500 केसेस रिपोर्ट हुए। हुकूमत तब्दील हुई। जब हुकूमत तब्दील हुई तो पुरानी हुकूमत की जो तमाम तर SOPs थे उनको नजरअंदाज कर दिया गया। तो 2019 में 53,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, 2020 में 6,016 केसेस रिपोर्ट हुए और 2021 की बात करूं तो अब तक 27,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये है अभी की सिचुएशन और आज हम इसी पर ही बात करेंगे कि क्या मसला है कि जब तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद थी, 2011 में 27,000 केसेस थे और 2018 में हमारे पास 500 केसेस थे, तो अब ऐसा क्या हुआ है कि केसेस में इतना इजाफा हो गया कि अब केसेस 2021 में 27,000 तक पहुंच चुके हैं। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाई चलती हूँ। डॉक्टर तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, फिजिकल फिजिशियन हैं। उनके साथ डॉक्टर सलमान काजमी जो कि सेक्रेटरी हैं YDA के और ये भी फिजिकल फिजिशियन है, मेयो अस्पताल में होते हैं। साथ ही साथ हम पूछेंगे कि हुकूमत कर क्या रही है, हुकूमत की पॉलिसी क्या है, किस हिकमत अमली के तहत हुकूमत काम कर रही है। तो मियां नवीद, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर रंग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर मैं आपकी तरफ आऊंगी, पहला सवाल यही पुट करूंगी, डेंगू है क्या? एक आम मच्छर में और डेंगू में क्या डिफरेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंगू बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है। जैसे बाकी वायरल डिजीज़ होती हैं कि डायरेक्ट पेशेंट से दूसरे पेशेंट को लग जाती हैं, लेकिन इसमें एक वेक्टर की ज़रूरत है और वो वेक्टर है एडिस एजिप्टियाई, एक मॉस्किटो है। उसकी जो फीमेल मॉस्किटो है
यानी जो मादा मच्छर है वो तकरीबन उसकी उम्र जो है वो 2 से 3 हफ्ते होती है और अपनी पूरी एज में वो 300 के करीब अंडे देती है। अच्छा। और वो किसी भी जहाँ पे भी पानी खड़ा होगा, साफ पानी खड़ा होगा, इवन 1 चम्मच पानी भी इसके लिए काफ़ी है इसकी ग्रोथ के लिए। इसलिए इसकी जब प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जहाँ पे भी पानी खड़ा है उसको आप ड्रेन कर दें, खुश्क कर दें, तो फिर उसकी प्रिवेंशन हो जाएगी। साफ पानी या गंदा पानी? जी जी, ज़्यादातर ये साफ पानी में होता है। अच्छा, इसमें जब ये फीमेल मॉस्किटो जब एक जो बीमार शख्स है उसको काटेगी तो उसका ब्लड सक करके उसके बाद वो दूसरे जब नॉर्मल बंदे को काटेगी तो उसको वही इंजेक्ट कर देगी वो ब्लड जिसमें वो वायरस मौजूद होगा और उसको भी कोई 5-6 दिनों के बाद उसको डेंगू फीवर शुरू हो जाएगा। और बाकी फिर ये है कि आगे डेंगू फीवर 2 किस्म का होता है, एक आम डेंगू फीवर होता है, एक है डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने खुद बताया कि 2011 में हमारा लाहौर काफ़ी एक्सपोज हो चुका था। बेशुमार केस थे 80% जो जो सिम्टोमेटिक नहीं थे, जिनमें हल्का सा कोई बुखार सा हुआ या हल्का सा जिस्म टूटा, लेकिन उनको पूरी तरह से वो नहीं उन्हें पता चला, तो उनमें एंटीबॉडीज जो है ना उसके खिलाफ मुदाफ़ियत। मैं यहाँ पे ये भी बताता जाऊँ कि डेंगू वायरस की 4 इकसाम है। अच्छा। और तब एक किस्म ज़्यादा जो है वो पाई गई और उस जिस किस्म का आपको वायरस लग गया उसकी आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी यानी उससे आपको प्रोटेक्शन लाइफ लॉन्ग मिल जाएगी। अच्छा। लेकिन जो बाकी 3 है वो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एंटीबॉडीज जो बनती है वो 2 किस्म की होती हैं, एक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती है, एक नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती है। जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती हैं वो जैसे फर्स्ट किसी को डेन 1 से जो वायरस उसके अंदर एंटर हुआ, अब उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल गई, अब दोबारा डेन 1 उसको इंजेक्ट करेगा भी मच्छर तो उसको बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर डेन 2, डेन 3, डेन 4 आएगा तो वो ना सिर्फ उसको वो बीमारी हो जाएगी बल्कि उसको जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज उसके अंदर है उस वायरस के खिलाफ वो ज्यादा डैमेजिंग होंगी। वो ना सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देती बल्कि अपने ही सिस्टम को तबाह कर देती हैं और हमारी जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें लीकिंग शुरू हो जाती है और वो खून में से प्लाज्मा जो है वो बाहर निकल जाता है, बंदे का ब्लड प्रेशर एकदम से डाउन हो जाता है और उसके बाद पेट में और फेफड़ों में पानी आ जाता है। ये जो लीकिंग फेज है ये ज्यादा खतरनाक होती है और इसी में शॉक में जाता है पेशेंट। जी डॉक्टर सलमान, मैं आपकी तरफ आऊंगी कि जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, आप भी जानते हैं कि 2011 में एक शिद्दत वाली वेव आई थी डेंगू की ना, और काफी लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में खौफ व हरास फैल गया था, अमवात भी काफी रिपोर्ट हुई थी उस पर। सर 2011 में 21,000 केसेस थे और अब 27,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और अभी की खबर यह भी है कि जो डेंगू वार्ड है सरकारी अस्पतालों में वहां पर मरीजों के लिए जगह नहीं है, बेड्स नहीं है, एक एक बेड पे 2-3 मरीज लेटे हुए हैं। तो सर क्या कोरोना की वजह से ऐसा हुआ कि जो हुकूमत या फिर डॉक्टर्स के तमाम तर जो उनकी अटेंशन थी वो उनकी तरफ थी, इसलिए इस तमाम तर सिचुएशन को जल्द से जल्द या बर वक्त केटर नहीं किया जा सका? देखें जी, डेंगू के ऊपर एक डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, जो कि एक मुश्तमिल है डॉक्टरों पे और वो एक एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने अभी उसे 3 महीने पहले रिस्ट्रक्चर किया, उसमें एक सीनियर प्रोफेसर को हेड लगाया। इससे पहले जब 2011 की बात करें तो उस वक्त डॉक्टर फैसल मसूद साहब इसके हेड होते थे और वो एडवाइजरीज जारी करते थे हर 6 माह बाद नई गाइडलाइंस आती थी, हमें डॉक्टरों को पता लगता था कि जी ये हो रहा है। बीच में जब फैसल साहब की डेथ हुई तो उसके बाद ये एडवाइजरी ग्रुप बिल्कुल डीएक्टिवेट सॉर्ट ऑफ हो गया था। अब ये दोबारा एक्टिव हुआ है और अभी इन्होंने एक वर्कशॉप की है, तो आइंदा ये प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि ये एक और एपिडेमिक आने वाली है। ये बेसिकली एक्सपर्ट एडवाइस, कोरोना का जो एक फैक्टर है वो जरूर है और कोरोना के मरीज दोबारा थोड़े सरफेस पे आ रहे हैं। अच्छा। यानी कि पहले बिल्कुल कोई फोन नहीं आ रहा था, अब लोगों के फिर एक 2 फोन आ रहे हैं कि सर वेंट चाहिए, निमोनिया हो गया, वेंट चाहिए। ये सर्दियां आएंगी तो कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं, एक नई वेव डेफिनेटली आएगी क्योंकि हर मुल्क में आ रही है, रशिया में भी आई है, यूके में भी केसेस बढ़ गए हैं, चाइना में भी एक लॉकडाउन हो गया दोबारा। तो अब जो डेंगू की सूरत हाल है, डेंगू की मैं सर की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इन्होंने जो मच्छर जो अंडे देता है, बेसिकली 2011 में गवर्नमेंट ने बहुत सारे एम्प्लॉइज हायर किए और उनको कहा कि ये जो लार्वा साइट्स हैं जहां अंडे हैं मच्छर के उनको तलब करें। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा टायर शॉप्स पे जाते थे
और एक वो जहां जहां कहीं उन्हें अंडे मिल सकते थे उनको तल्फ करते थे, एक IRS स्प्रे करते थे। अब इस वक्त वो मुलाजमीन कहीं उस तरह नजर नहीं आ रहे गवर्नमेंट की उस तरह। देखें जिस तरह आपको याद होगा जब पहली दफा डेंगू आया था तो बड़े स्प्रे करते थे, अब अभी तक ये बहस हो रही है कि स्प्रे की जरूरत है कि नहीं, गाड़ियां रोकी जाती थी, पैम्फलेट्स दिए जाते थे। मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मच्छर को मारने का और कोई तरीका नहीं, या तो बड़ी बड़ी नीले रंग की लाइटें लगी हो, जिस तरह आप घर में अगर आप मतलब एक आम आदमी प्रोग्राम देख रहा है वो चाहता है कि जी मैं मच्छरों से बच जाऊं, तो चलो वो मैक्सिमम ये एक तो स्प्रे का तरीका है, दूसरा ये कि वो लाइटें लगा ले नीले रंग की ताकि मच्छर उसमें जाए तो जल जाए। सर ऐसा होता है कि स्मोक की वजह से मच्छर मर जाता है? स्मोक से भी मच्छर मर सकता है? स्मोक से मच्छर पता नहीं मरेगा या नहीं मरेगा, सर्दी से जरूर मच्छर कम हो जाएगा। अभी जैसे जैसे ठंड होगी ये बीमारी गायब हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर जब दोबारा मौसम आएगा जिसमें बारिश होगी, फिर दोबारा इसके अंडे जहां जहां पड़े हुए हैं वो बड़े रेजिस्टेंट हैं, आप बर्फ में भी दबा दें तो इतनी जल्दी अंडा नहीं मच्छर का मरेगा। वो जब भी उसे पानी लगेगा हालात फेवरेबल होंगे, उसमें से लार्वा निकलेगा और फिर दोबारा मच्छर बन जाएंगे। तो हमें मच्छर के साथ साथ उसके एग्स को और लार्वा को भी तलफ करना है। उसके लिए जिले की इंतजामिया, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, इनका ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक डिप्टी कमिश्नर बहुत जरूरी है। मियां नवीद आपकी तरफ आऊंगी, जैसा कि हम खबरें पढ़ते हैं तो हम आए रोज ये खबर जरूर होती है कि जिला इंतजामिया काफी मुतहरिक है, इंसदाद डेंगू मुहिम जारी है, कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जहां से लार्वा तल्फ हो रहा है वहां पर मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं, जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं, लार्वा को मौके पर तल्फ भी किया जा रहा है। आप क्योंकि फील्ड में मौजूद हैं, क्या आप सेटिस्फाई हैं हुकूमत जो भी कर रही है, जो भी इकदाम हुकूमत उठा रही है? देखिए जो अभी आपने बात की है कि ये सारा कुछ खबरें चलती हैं, लेकिन ये बदकिस्मती से तब हुआ जब ये डेंगू जो लार्वा था वो मच्छर बन चुका था। पहले अंडे दिए, फिर उसके बाद वो जब मच्छर बन गया फिर ये सारी खबरें चली हैं जी कि हम बाहर निकले हुए। उससे पहले बदकिस्मती से सिर्फ कोरोना की तरफ ही सारे राग़िब थे और कोरोना को ही टैकल कर रहे थे, लेकिन डेंगू के ऊपर पूरे 2 साल किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। और ये बात, ये खदशा था कि ये चूँकि हमारी टीमें उस तरह काम वर्क नहीं किया, हमने लार्वा को तलफ नहीं किया, टीमें घर घर नहीं पहुंची, हमने लोगों को अवेयरनेस भी नहीं दी, लोगों को सिखाया भी नहीं, लोगों के लिए कुछ हमने किया नहीं। और जो टीमें थी वो उठाकर हमने कोरोना के ऊपर लगा दी। डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ठप था। और जिस तरह डॉक्टर सलमान काज़मी साहब ने बताया कि जो एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है इसका डेंगू का, वो भी अब दोबारा बनाया है। मरहूम प्रोफेसर फैसल मसूद के बाद जो है वो तकरीबन ये सारा काम ठप हो चुका था। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी नेगलिजेंसी है। नेगलिजेंसी ये है कि इन्होंने इसके ऊपर काम ही नहीं किया, और जो इनका प्रोग्राम था डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम, उस तरह उसको चलाया ही नहीं। हमें जो है वो इस आज से 3 माह कबल ये सारा सिलसिला शुरू कर देना चाहिए था। टीमें घर घर जाती, लार्वा तलब करते, स्प्रे किए जाते और लोगों को बताया जाता, मुतहरक कर दिया जाता, फिर ये कंट्रोल होता है। अब बदकिस्मती से जो एक लार्वा होता है वो मच्छर बन गया। अब मच्छर जब बन गया वो तो अब तबाही मचाएगा, और उसके लिए अस्पतालों की जो सूरत हाल वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एक जो अस्पताल है उसके अंदर जो इमरजेंसी वार्ड है, जो बेड्स लगे हुए हैं, वहाँ पर कोरोना का मरीज भी है। अच्छा, वहाँ पर डेंगू का मरीज भी एक बेड के ऊपर, और वहाँ पर स्मोक आ चुकी है, और स्मोक के बाद आजकल डॉक्टर सलमान काज़मी साहब बताया नाक से पानी बहना एक ऐसी मर्ज है, वो भी बड़ी खतरनाक मर्ज है, वो भी सांस शुरू हो जाएगी। दमा के जो मरीज है उनको सांस का मसला, ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारा सिस्टम चोक हो चुका है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हमें हमारी फैमिली में से हमारे जो लाहौरी हैं किसी को जरूरत ही ना पड़े अस्पतालों में, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे हमें इन अस्पतालों में जाने की जरूरत ना पड़े, वरना इतनी जलालत है कि इतना रश है कि एक बेड के ऊपर मुझे बताएं कि 3 से 4 मरीज कैसे लेट सकते हैं। और आए रोज आज भी मैं ये देख रहा था कि एक हैंड आउट कल महकमा सेहत ने किया जारी कि हमने इतने बेड्स की तादाद में इजाफा कर दिया। मुझे ये बताएं कि बेड्स की तादाद में इजाफा कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, एक बेड लगाने के लिए आपको डॉक्टर, नर्स, पूरा स्टाफ चाहिए, फिर उसके साथ साथ ये तो थोड़ी होता है कि एक बेड उठाकर आपने इमरजेंसी वार्ड की एक कोने में लगा दिया है और बेड की, ये सारी वो बातें हैं, ये सारी वो बातें हैं जो सिर्फ हम बातों में कहते हैं। आपको याद होगा 2017 में KPK में डेंगू आया था तो लाहौर से टीम वहां गई थी उस सिचुएशन को कैटल करने के लिए, तो हम बड़े ही उस हवाले से ठीक ठाक थे। ऐसा क्या हुआ कि 2019-20 में इतने केसेस रिपोर्ट हुए और 21 में हम लोग 27,000 से ऊपर चले गए? सिर्फ वजह ये है कि हमने काम नहीं किया। आज फील्ड अस्पताल पहले कोरोना के लिए बनाया था एक्सपो सेंटर, अब डेंगू, कोई उसका फायदा नहीं है। आप अपने अस्पताल सिचुएशन है वहाँ पे मरीज चला भी जाएगा, क्या होगा? डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, या कुछ भी नहीं है वहाँ पर? इनकी भी तादाद कम है, डॉक्टर तो भर्ती नहीं किए इन्होंने। कोरोना में डॉक्टर्स की हमें जरूरत थी,
अब उसके ऊपर इन्होंने ढाक, शर्म की बात यह है कि डॉक्टर्स जो ढाक के ऊपर रखे हुए हैं। डॉक्टर्स बनने के लिए जितना टाइम रिक्वायर होता है, एक लाइफ का एक हिस्सा वो गुजारता है डॉक्टर बनने के लिए, उसको इतना मुश्किल मरहला गुजर के आना पड़ता है। तो ये आप देखें कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में, लाहौर में महकमा सेहत में, मैं समझता हूँ कि ढाक के ऊपर डॉक्टर रखना एक बड़ा सवालिया निशान है इसी हुकूमत के ऊपर कि डॉक्टर्स की जरूरत हमें, आप रेगुलर डॉक्टर भर्ती करें। और फील्ड अस्पताल बना दिया, वहां पे क्या है, कुछ भी नहीं वहां पर, ना वहां पर आप किसी को अगर आईसीयू की जरूरत पड़ती है, ना वहां पर कोई वेंटिलेटर है, ना वहां पर कोई ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, ना वहां पर कोई स्टाफ है, ना वहां पर कोई टेस्ट किए जाते हैं। और दूसरी बात यह कि आपने 90 रुपए का कह दिया टेस्ट, अभी भी बहुत सारी निजी लैब्स वो 90 रुपए का नहीं कर रही सीबीसी, आप ऑर्डर कर देते हैं, आपकी कोई बात ही नहीं मानता, कोई करप्शन स्कैंडल बता दें किसी को, जाके बता दें किसी सेक्रेटरी को ये हो रहा है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। करप्शन भी हो रही है और मिसमैनेजमेंट भी हो रही है और ये सारे मिसमैनेजमेंट भी हो रही है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपने उनकी तमाम तर बातें सुनी होंगी कि जिस तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए आवाम को अस्पतालों में, उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया गया। उन्होंने एक और बात कही कि अब जो वो लार्वा था ना, वो मच्छर बन चुका है, अब उसको किस तरह से केटर करना है, अवाम ने क्या एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है कि वो उससे बच सके, क्योंकि अस्पतालों की सूरत हाल तो बता दी कि कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर। देखें जी, तकरीबन 80% जो केसेस हैं वो हम फैमिली फिजिशियन टैकल कर रहे हैं, बाकी 20% जो है वो हॉस्पिटल में सिर्फ जा रहे हैं, 80% हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाई हमारे लिए कि आपके पास जितने पेशेंट आ रहे हैं आप हमें इन्फॉर्म करें। पहले क्या होता था 2011 में कि आप जब इन्फॉर्म करते थे तो जिस घर से लार्वा या जिस घर का कोई पेशेंट होगा उसके इर्द गिर्द 20 घरों में वो स्प्रे कर देते थे। उससे ये होता था कि वो पेशेंट वहाँ पे जो जितने हैं ये मच्छर वो मर जाते थे। तो दूसरे लोगों को, चूंकि ये इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है वहां से काटेगा तो ब्लड लेगा ना, तो इसलिए जब उसके इर्द गिर्द सारे सब स्प्रे कर दिया जाएगा तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी जो उन्होंने बात की ना वहाँ पे जो एक्सपो सेंटर में बेड्स की, आप ये बताएं कि जो दाखिल कौन होता है पेशेंट, इसका एक क्राइटेरिया है कि आपके प्लेटलेट्स, WHO कहते हैं कि आपके प्लेटलेट्स अगर 100,000 से कम हो जाए तो फिर आप दाखिल कर लें, आपका जो TLC है वो 5,000 से कम हो जाए। हमारी गवर्नमेंट ने ये किया है कि ज़्यादा बोझ कम करने के लिए उन्होंने कहा कि 50,000 से अगर कम प्लेटलेट्स आ जाएं या 4,000 से कम आपके WBCs आ जाएं तो आप उसको रेफ़र करें। अब हमें ये हुक्म दिया गया कि आपने रेफ़र करना है। अब अंदाज़ा करें, इसमें 2 दिन का क्रिटिकल एक फेज़ आती है, 2 दिन की, चौथे या 5वें दिन या 5वें या 6ठे दिन, तो उसमें पेशेंट जो है वो ज़्यादा शॉक में जाने का या उसकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। उसकी जो मॉनिटरिंग है उस 2 दिन की, वो इतनी क्रिटिकल मॉनिटरिंग है कि वो वहाँ पे एक्सपो सेंटर पे हो ही नहीं सकती, वो पॉसिबल ही नहीं है। आपने उसका हेमाटोक्रिट लेना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, आपने उसका BP लेना है, आपने उसको जो स्पेशल एक ड्रिप होती है डेक्स्ट्रन 40 जिससे उसका BP मेंटेन रखना है। ये सारी चीज़ें इंटेंसिव केयर की हैं, ना कि एक जगह पे जहाँ पे बेड लगा दिए जाए और वहाँ पे मॉनिटर हो सके। तो मैं, अच्छा, फिर यह है कि हमें ये कहा गया कि आप केस टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में रेफर करें। हम रेफर करते हैं, वहाँ पेशेंट आ जाता है, कहते हैं डॉक्टर साहब आपने हमें कहाँ भेज दिया, उन्होंने तो हमें 2 पैरासिटामोल की गोलियां दी हैं कि जाओ घर। अब क्रिटिकल फेज का पेशेंट जो है वो घर पे मैनेज नहीं होना चाहिए, उसकी डेथ बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की बात है, क्योंकि देखें नॉर्मल जो डेंगू फीवर है ना, वो आप पैरासिटामोल प्लस जो डाइट, यहाँ पे आपने बड़ी अच्छी बात की कि इंटेंसिव केयर की जरूरत है। अगर कोई डेंगू का मरीज है तो आप उसे एक्सपो सेंटर में तो भेज दोगे कि वहां जाके आराम करो, लेकिन उसको तमाम तर फैसिलिटीज चाहिए, इंटेंसिव केयर चाहिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इसी पर बात करेंगे कि किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है और किस तरह से डेंगू से बचा जाया जा सकता है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहेंगे। डेंगू के बारे में बात कर रहे हैं कि 2016-2018 तक डेंगू को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन 2021 में डेंगू केसेस में फिर से इजाफा हो रहा है। इस पर हम बात कर रहे हैं कि क्या ड्रॉबैक्स हैं, किनका कसूर है, क्या इकदाम नहीं किए जा रहे। डॉक्टर सलमान काजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू का दोबारा से आगाज करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि डेंगू केसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब 27,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और डेंगू को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया था। 2011 में जो हुकूमत बरसर इख्तदार थी उन्होंने बहुत से ऐसे इकदाम उठाए, जबकि उस टाइम के जो वज़ीर आला थे वो सड़कों पर निकल आते थे, पैम्फलेट तकसीम करते थे, आगाही मुहिम चलाई जा रही थी। लेकिन
क्या हमारे पास उस तरह का स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं है डेंगू को कैटर करने के लिए कि डेंगू की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है? देखिए जी, बात यह है कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स पिछले 10 साल में अस्पतालों में या इदारों में हुई, वो सारी सियासी भर्तियां थी जो कि पिछली गवर्नमेंट ने की, और हर अपने वर्कर को उठा के मुलाजम भर्ती कर दिया। अब उनको एक आदत थी सबको कि फ़ोन करवा लेना, काम नहीं करना, गायब हो जाना, एब्सेंट हो जाना, गोस्ट मुलाजमीन हर महकमे में है। वो जो तबाही फिरी हुई थी, उसके बाद उसको चलाने के लिए सिर्फ वजीर आला ही आगे खड़ा होता था तो वो निज़ाम काम करता था, वरना नहीं करता था। रोजाना सुबह चीफ मिनिस्टर 8 बजे मीटिंग लेता था, सारे सेक्रेटरी उस मीटिंग को अटेंड करते थे। उन्हें पता था कि चीफ मिनिस्टर मीटिंग खुद ले रहा है। अगर वो कहते हैं किसी सेक्रेटरी को या किसी और को कि यार तुम मीटिंग ले लो, तो वहां वो डिप्टी सेक्रेटरी एसओ को भेज देते हैं कि यार तुम जाके मीटिंग ले लो। दूसरे महकमों वाले, हायर एजुकेशन की उस तरह इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेबर डिपार्टमेंट नहीं इन्वॉल्व होता, लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। ये एक कंबाइंड एफर्ट है। जब तक सारे सेक्रेटरीज जितने दूसरे महकमों के भी हैं हेल्थ के अलावा अपने टोज पे नहीं होंगे और इस बीमारी को वॉर फुटिंग पे नहीं लेंगे, तो ये अगले साल उससे अगले साल भी आ सकती है। सर, ये तुमने इंतजामी बात कर ली, डॉक्टर्स को किन मुश्किलात का सामना है? कि देखिए जी, जो देखिए मैं ये सर बैठे हुए ये सारे जनरल फिजिशियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाहौर में, एक बहुत बड़े लेवल पे मरीज ये लोग कैटर कर रहे हैं और अपने अपने क्लिनिक्स पे इनके बहुत रश है। क्योंकि देखें आप, इवन शहर में थर्मोमीटर, पैनाडोल, इस तरह की चीजें भी नहीं मिल रही। इसका मतलब है कि इतने ज्यादा लोगों को, इवन बच्चों को बुखार हो रहा है और लोग रिपोर्ट कर रहे हैं और आके बता रहे हैं कि जी बुखार हो गया। बहुत सारे लोग इनमें से ऐसे हैं जो 1 या 2 या 3 दिन के अंदर कॉम्प्लिकेशंस के बगैर ठीक हो रहे हैं, मगर इस दफा जो मरीज कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ रहे हैं उनकी तादाद भी ज्यादा है। असल में हमें फोकस उन मरीजों को करना और उनको पिक करना है कि यार जो खराब होने वाला मरीज जिसको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसको दाखिल कर लिया जाए, और जो ठीक है उनको आप घर पे एडवाइस कर सकते हैं। ये क्लिनिकल एक फैसला होता है डॉक्टर का, जो मौके पे देख रहा है कि यार ये पेशेंट जो है इसकी लैब्स अगले दिन खराब हो गई है, इससे अगले दिन, तो इसको एडमिट कर लें। और ये वाला जिसमें वार्निंग साइंस आ गए हैं कि उल्टियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, किसी को अपना पेट में दर्द राइट साइड पे शुरू हो गई, एलएफटीज प्रोलॉन्ग हो गए हैं, फ्यूजन आ गई, पेट में पानी आ गया या फेफड़ों में पानी आ गया, तो इसका मतलब है ये हेमेटोक्रेट बढ़ गया है। तो 4-5 ऐसे पैरामीटर हैं जो कि हर जनरल फिजिशियन भी पिक कर लेता है और उसको रेफर करता है मरीज को। कि अब लोगों में भी आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस, देखें अवाम का जब तक रोल नहीं होगा इस सारे में, उस वक्त तक ये बीमारी नहीं कंट्रोल हो सकती। क्योंकि जब तक आप अपने घर के दरवाजे खिड़कियां नहीं बंद रखेंगे, मच्छर से नहीं बचेंगे। अब मैं इवन अपने हॉस्टल के लड़कों को देख रहा होता हूँ कि शाम को वो अभी भी आधे बाजुओं की कमीज पहन के वॉक कर रहे हैं, लॉन में बैठे हुए हैं। भाई आपको पता है कि डेंगू के इतने मरीज हैं, पूरे शहर में एक मुसीबत पड़ी हुई है, इतने पेशेंट आ रहा है, तो आप कम से कम कपड़े तो पूरे पहन लें ताकि आपको मच्छर ना काट जाए। वरना जब आप बाहर फिर रहे होंगे, मच्छर आएगा काट के, फिर आप डेंगू हो जाए, फिर आप रोना में डाल देंगे कि जी डेंगू हो गया। तो डेंगू ही होना था। मतलब देखें, गवर्नमेंट ने पार्क बंद कर देती थी पहले कि जी मॉर्निंग और इवनिंग पे बंद रहेंगे, सिर्फ दिन के टाइम खुलेंगे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि यार रात को ना ये लोग आएंगे वॉक करने ट्रैक सूट्स पहन के, तो इनको मच्छर काटेंगे, फिर ये सारे डेंगू के साथ आ जाएंगे। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो कि एक बड़े लेवल पे फैसले करने चाहिए और थोड़ी सख्ती की भी जरूरत है। सख्ती की जरूरत है, सख्ती लोगों को भी सख्ती की जरूरत है। इन्होंने बात की कि हाफ स्लीव्स पहन के लड़के बाहर घूम रहे हैं। 2011, 12, 13, 14 की और 16 तक की बात करती हूँ तो इश्तिहारात चला करते थे कि आपने हाफ स्लीव्स नहीं पहननी। सड़कों पर लोग अपने आप को वॉलंटियर करते थे, आगाही देते थे, बाइक पे किसी को रोक लिया, डेंगू के बारे में बताया, एहतियाती तदाबीर बताई। आप तब भी फील्ड में मौजूद थे और आप अब भी फील्ड में मौजूद हैं। तब हुकूमत किसी और जमात की थी, अब हुकूमत किसी और जमात की है। दोनों में डिफरेंस क्या है? और जब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, पता है कि डेंगू ने फिर से सर उठा लिया है, तो जो मौजूदा हुकूमत है वो लापरवाही क्यों बरत रही है? क्योंकि तमाम तर जो है इक़दाम मौजूद हैं। एक बुक पब्लिश की गई थी शहबाज शरीफ की जानिब से, जिसमें तमाम तर बताया गया था कि आपने किस तरह से केटर करना है, क्या केयर करनी है, क्या इक़दाम होंगे, क्या एहतियाती तदाबीर होगी। वो किताब भी आजकल कहीं नजर नहीं आती। तो क्या सिचुएशन है? सूरत जन्नत ये है कि जिस तरह डॉक्टर सलमान काज़मी साहब ने बताया है कि उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे सुबह 6 बजे एक मीटिंग कॉल करते थे, उसमें प्रोफेसर फैसल मसूद जैसे प्रोफेसर फैसल मसूद महरूम आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक बड़ा नाम था प्रोफेसर में, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन में एक बड़ा नाम था, वो खुद होते थे। फिर तमाम सेक्रेटरी हेल्थ वहाँ पर बैठे होते थे। जिस तरह डॉक्टर सलमान काज़मी साहब ने ये भी कहा कि ये हम कलेक्टिव एफर्ट करेंगे तो फिर ये सारे महकमे होते थे, वासा, इरिगेशन महकमा, माहौलियात, सारे वहां पर बैठे होते थे और बकायदा तौर पर रोजाना जो है वो काम करते थे। हाँ, रोजाना उनसे पूछा जाता था कि भाई आपने क्या किया, स्टेटस बताएं। मैं आज आपके प्रोग्राम में मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या वज़ीर पंजाब उस्मान बज़दार साहब ने डेंगू के ऊपर कोई एक मीटिंग ली? मैंने अभी तक कोई हैंड आउट नहीं देखा कि किसी एमएस साहबान को, प्रिंसिपल साहबान को, किसी मिनिस्टर को साथ बैठा के कुछ उन्होंने किया हो। देखिए ये सूरत हाल बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए डॉक्टर साहबान, इनसे पूछे कि सेहत क्या कर रही हैं, उनका क्या महकमा सेहत, मेरी बात सुने, महकमा सेहत
दादोशुमार का जो है वो एक गोरख धंधा वो खेला जा रहा है। हमें रोज बता दिए जाते हैं कि 283 बेड्स नए लगा दिए, 105 बेड नए लगा दिए, आज इतने इतने बेड खाली पड़े। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर अगर बात करें, मेरे साथ अस्पतालों में आज आ जाएं, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बेड के ऊपर 3 है डेंगू के, और डेंगू केसेस मजीद इजाफा हो रहा है। दोनों डॉक्टर साहिबान बैठे हुए, इनकी अच्छी बड़ी प्रैक्टिस है। डॉक्टर तारक मियाँ साहब के पास सबसे पहले मरीज आता है, क्योंकि ये जीपी है, जनरल प्रैक्टिशनर है, ये इनके पास मरीज आता है, फिर ये आगे भेजते हैं, पूछ रहे हैं इनसे कितने मरीज आ रहे हैं। बढ़ रही है तादाद, कम नहीं हो रही, और रोजाना की तादाद बढ़ने की वजह से ये हमारा यही तो वजह है कि हम करते नहीं है। और फिर जब हमारे सर पर पड़ती है तो फिर हम भागते हैं, फिर सारा कुछ भूल जाते हैं। अब पड़ी है सर पर तो हम डेंगी करेंगे, बाकी सारा कुछ भूल जाएंगे। खुदा ना खासा 5वीं लहर आ गई कोरोना की तो फिर उधर फंस जाएंगे। सूरत हाल है कि मैं जिना अस्पताल की एग्जाम्पल देता हूँ कि 2 साल हो चुके हैं डॉक्टर तारक मियाँ साहब MRI मशीन खराब है। यकीन माने, अब हम जब बात करते हैं, लोग हमें कहते हैं आप नून लीग की तारीफ करते हैं, वो भाई हमें मजबूर कर दिया गया है, हमने तो आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ चीजें बतानी है। उस दौर में हम खबरें उसी हुकूमत के खिलाफ भी चलाते थे, मशीन खराब होती थी, फौरी अगले दिन नोटिस होता था, शहबाज शरीफ हैंडआउट जारी करता था, नोटिस लेकर 24 घंटों के अंदर अंदर मशीन फाल हो जाती थी। बदकिस्मती ये है कि जिना अस्पताल की MRI मशीन 2 साल बाद भी ये नहीं लगा सके, पहली तो खराब हो चुकी है, उसको तो ठीक करा ही नहीं सके, उसके ऊपर भी लाखों रुपए जाया कर दिए उन्होंने, थैलियम गैस डलवाई और वो फिर भी नहीं चल सकी, पैसा जाया कर दिया गया, नहीं लगा नहीं सके अभी तक। ये सारी सूरतें अस्पतालों के अंदर, हम कोई खबर देते हैं तो उसका उल्टा रिवर्स ऑर्डर हो जाते हैं उसके कि जी अगर किसी बंदे के कोई करप्शन की स्कैंडल दे दे तो उस बंदे को प्रमोशन दे दी जाती है, किसी अस्पताल की अगर खबर दे दे। मीडिया को तो ऐसे समझ लिया इन्होंने एक पॉलिसी बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि अगर कोई मीडिया या कोई रिपोर्टर जर्नलिस्ट खबर देता ना तो उसके बिल्कुल बरक्स काम करना है, उसकी खबर को काउंटर करना है। ये बेड़ा गर्क सारे सिस्टम का कर दिया और हर बंदे को माफिया कहे जा रहे हैं, हर बंदे को माफिया कहे जा रहे हैं। कोई बंदे ठीक भी होते हैं, कोई सारे माफिया थोड़ी होते हैं। ये सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल है कि एक मिनिस्टर है, वो सारे सिस्टम को इस तरह उसने पकड़ा हुआ है, किसी दूसरे मिनिस्टर को लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही। 2 महकमा सेहत के शोबे हैं, प्राइमरी अलग है, टीचिंग अलग है, 2 मिनिस्टर आप लगाएं, अलग अलग काम, 2 सेक्रेटरी अगर आपने बना दिए तो आप 2 लगा दें, एक मिनिस्टर। और फिर मैं कहूंगा कि उनको वैसे भी जो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो खुद जो है कैंसर की मरीज है, वजीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा, अब उस तरह काम नहीं हो रहा, एज का भी एक तकाजा है। गवर्नमेंट को फौरी तौर पर अगले 2 साल में अगर इन्होंने परफॉर्मेंस देनी है सेहत के शोबा में, ये इनको एक और मिनिस्टर प्राइमरी में लगाना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस तरह के अस्पतालों में MS साहिबान लगे हुए हैं, वहां पर भी कोई क्वालिटी लेकर आए, कोई पढ़े लिखे जिन्होंने MPH किया हो, कोई ऐसी खेप जो पहले होते थे MS साहबान वो लगाए, जिनको 70% तो वो काम वहां पर हो सकते हैं। छोटे छोटे काम होते हैं, किसी को स्ट्रेचर नहीं मिला, किसी को व्हील चेयर नहीं मिली, लोगों के बेशुमार मसाइल होते हैं, दूर दराज शहरों से लोग आते हैं और वहां पर अगर व्हील चेयर ना मिले और बंदा दूर से आया वो 300 किलोमीटर, तो उसके साथ क्या बीतेगी। मसाइल में इजाफा ही हो रहा है। कोरोना के बाद स्मोक के बाद डेंगू का खतरा भी मंडराने लगे। डॉक्टर तारिक साहब आपके पास आऊंगी, जैसा कि जो डेंगू का मरीज है वो सबसे पहले आपके पास ही आता है और आप ही उसे इलाज करते हैं, तमाम तरह आप उसको सजेशन देते हैं। सर, आप अस्पतालों में हैं, आपको पता है क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है। आपको क्या लगता है कि हुकूमत तो नहीं कर रही, लेकिन अस्पतालों की जो सिचुएशन है वो ठीक है? देखें जी, जैसे सब ने बताया कि डेंगू 2 किस्म के हैं। एक तो ये है कि जो बड़ा इजीली घर पे ट्रीट हो सकते हैं, वो है डेंगू फीवर। उसमें यह है कि तकरीबन 4-5 दिनों से लेके 10 दिन तक, 10 दिन से ज़्यादा बुखार है तो वो डेंगू फीवर नहीं है। अच्छा, वो नहीं है? जी, वो नहीं है, बिल्कुल ये पता होना चाहिए। दूसरा ये कि डेंगू फीवर बुखार हुआ, इसमें कोई एंटीबायोटिक, कोई स्टीरॉयड, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पैरास्टामोल की ज़रूरत है। प्लस ये है कि फ्लूइड इनटेक में ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा जी पपीता के पत्ते। तो सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने कहा कि 10 दिन के बाद अगर आपको बुखार है तो वो डेंगू नहीं है। अगर किसी को आज बुखार है तो जाके टेस्ट करवा ले या वो 10 दिन का वेट करे? इसमें यह है कि इसके भी टेस्ट 2-3 किस्म के हैं। जो पहले जब तक बुखार है ना, 4-5 दिन बुखार रहता है आमतौर पे, उसमें एक NS1 टेस्ट है, मैं कहता हूँ उसकी भी नहीं ज़रूरत, CBC करवा ले, सिर्फ कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें ही आपको डायग्नोज हो जाता है। उसमें आपकी जो 2 सेल्स हैं, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स, ये कम हो जाते हैं और उसी से आप उसको हेमाटोक्रिट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी से हम मॉनिटर कर सकते हैं कि ये पेशेंट ठीक जा रहा है या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, लिहाजा लोगों को चाहिए कि सिर्फ पैरास्टामोल
और प्लस ये जो नींबू निचोड़ के गन्ने के रस में या घरेलू फलाना, टोटके सारे ये टोटली गलत है। गलत है। ना पपीता ना ये नींबू, आपने ये चीजें नहीं लेनी। आम फ्रूट आप दूसरा, या जो जूस वगैरह, लोग अनार बहुत ज्यादा, जो सुरख अनार है वो आजकल खट्टा आ रहा है, उसका जूस नहीं लेना चाहिए। तो बाकी चीजें जो इजीली हजम हो जाएं, जो मैदे के ऊपर ज्यादा बोझ ना डालें, वो उसके, क्योंकि न्यूट्रिशन की जरूरत है जो जल्दी हजम हो जाए और आपको एनर्जी दे, प्लस आपको रेस्ट की जरूरत है, प्लस फीवर डाउन करने के लिए पैरासिटामोल की जरूरत है। सिर्फ देखना ये, अच्छा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे लोग समझते हैं कि जब बुखार उतर जाए पेशेंट ठीक हो गया जी। इसमें जो क्रिटिकल फेज आती है, जो ज्यादा डेंजरस फेज है, वो आती तब है जब बुखार उतर जाता है। अच्छा, बुखार उतर गया, आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई, तो समझ लें दिस इज ये वार्निंग साइन है। तो आपको यहाँ पे जरूर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। इसकी निशानियां क्या है कि क्यों आपके शदीद पेट में दर्द हो, आपको वॉमिटिंग हो जाए, आपका जिस्म बिल्कुल ठंडा हो जाए और आप खड़े हो तो चक्कर आके आप गिर जाए या खड़ा ना हुआ जाए, ये चंद एक साइन, या कहीं से ब्लीडिंग हो जाए, तो ये चंद एक ऐसे साइंस हैं जो कि बड़े जरूरी है। और इसी फेज में यही पेशेंट आगे जाके शॉक में जाता है। अगर फौरी तौर पे प्रॉपरली ट्रीट हो जाए, तो जैसे सलमान काज़मी साहब ने कहा कि डेंगू का पेशेंट मरना नहीं चाहिए। जो पैदल चल के आया खुद, उसको पैदल ही वापस जाना चाहिए, उसको मरना नहीं चाहिए, अगर प्रॉपरली आपने टाइमली उसको कर टाइम पे आ जाए, टाइम पे आ जाए। लेकिन अगर वो इस लेवल के ऊपर आया है कि उसके तमाम ऑर्गन्स, उसका जिगर भी, उसके गुर्दे भी, उसका दिमाग भी सारे इन्वॉल्व हो गए हैं और बीपी बिल्कुल नीचे चला गया है, तो फिर ये शॉक है। इसमें से निकालना बड़े चंद एक पेशेंट हैं जो बचते हैं, वरना दूसरे नहीं तो बचते। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि अगर पेशेंट टाइम पर आ जाए तो वो बच सकता है। अगर किसी को बुखार है, तो हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है कि बुखार है तो पैनाडोल ले लो या आराम कर लो, ठीक हो जाओगे। और जैसा कि कहा जाता है कि अगर डेंगू का बुखार 10 दिन के बाद खत्म हो जाए तो मतलब वो डेंगू ही है। तो उस तमाम तो सिचुएशन में एक पेशेंट क्या करे, क्योंकि हमें तो वैसे भी आदत है घर में इलाज करने की, और बुखार का तो अब घर में इलाज होता ही है। मैडम, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बुखार हो रहा है तो उसके साथ कोई, ये जिस तरह सर ने बताया कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग शुरू हो गई है, जिस्म ठंडा हो गया है, चक्कर आ रहे हैं, गिर गया बिल्कुल, मरीज कहता है मैं उठ ही नहीं सकता, कुछ अंदर ही नहीं जा रहा, तो तब लाजमी हॉस्पिटल आ जाए। सीबीसी का टेस्ट तो अब इतनी अवेयरनेस तो मीडिया ने भी दे दिया है कि चलो 90 रुपए में एक टेस्ट हो रहा है, बहुत सारी लैब्स कर भी रही हैं, तो इसलिए करवा लें एक दफ़ा टेस्ट, किसी डॉक्टर को दिखा लें, खुद इलाज ना करें। मैं अभी 1-2 पेशेंट्स देखे हैं पीछे जो कि 8वें 9वें दिन इतनी बुरी हालत में आए हैं कि मैं कि यार आप पहले क्या कर रहे थे, कहते जी वो पहले मोहल्ले में किसी को दिखा लिया। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे अताई भी इलाज कर रहे हैं और वो ड्रिपों पे ड्रिपें लगा रहे हैं, इसमें फ्लूइड भी देते हुए एक जो ड्रिपें लगाना है वो भी एक डिजास्टर्स हो सकता है। अगर ज्यादा ड्रिपें लग जाए तो मरीज पल्मोनरी एडीमा से मर सकता है। अच्छा। तो ये लोगों को समझना है कि बुखार का ये भी एक आम कॉन्सेप्ट है कि बुखार हो गया तो चलो ड्रिप लगा लो, चलो ड्रिप 1000 रुपया लगेगा जी, ड्रिप पे जो दो टीके पा के डॉक्टर ला देगा। वो असल में तो ड्रिप लगा लो, उल्टियां आ रही हैं तो हर चीज का इलाज ड्रिप लगा लो। वो ड्रिप लगाना भी खतरनाक है, इसमें फ्लूइड ज्यादा नहीं दे सकते, फ्लूइड कैलकुलेट करके देना, और इसीलिए मुस्तनद डॉक्टर के बजाय अक्सर आप इनसे पूछते हैं जब मरीजों से कि यार आप किसको दिखाते रहे, कहते जी मोहल्ले में एक छोटा मोटा डॉक्टर है उसको दिखाते रहे। उनको भी पता है कि ये बंदा अताई डॉक्टर है, मगर क्योंकि वो 100 रुपए में 50 रुपए में उनसे कर रहा है और वो इतना जुल्म कर रहा है कि वो एक ही सिरिंज से लगाई जा रहा है 2-2 3-3 बंदों को टीके, कोशिश करता है कि ब्रेनले के बगैर ही डायरेक्ट नीडल इधर से ड्रिप सेट की लगा दे। मतलब आप सोच नहीं सकते कि जिस किस्म का इलाज वो कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ भी हमने पीछे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी अताई डॉक्टरों के खिलाफ, और इन सब ने आगे कुछ अपने आप को मॉडिफाई किया है, कुछ ने अपनी दुकानें बदल के कहीं और चले गए हैं, मतलब एक अंडर कवर आ गए। ऊपर से हेल्थ केयर कमीशन भी उस तरह एक्टिव नहीं है। मियां नवीद साहब ने पॉइंट आउट जो किया कि 90 रुपए में सीबीसी टेस्ट बहुत सारी लैब्स नहीं कर रही, ये काम हेल्थ केयर कमीशन का है। हुकूमत ने एक रेगुलेटरी इदारा बनाया, उसका काम है कि एक लैब पे जाए, जाके चेक करे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत सारी लैब्स तो डेंगू का टेस्ट नहीं कर रहे, वो कहते हैं जी ये आप लिखवा के लाएं डॉक्टर से, तो वो क्योंकि वो काउंट बढ़ता है फिर वो। मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो है बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं प्राइवेट सेक्टर में जो कि हेल्थ केयर कमीशन ने रेगुलेट करनी है। तो अभी भी टाइम है, अगर ये सारे जितने लोग मिलकर काम करें, कोऑर्डिनेटेड थोड़ी सी एफर्ट हो जाए, प्राइवेट सेक्टर को भी रेगुलेट किया जाए, तो शायद चीजें थोड़ी और मजीद ईजी भी हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी। प्लस गवर्नमेंट को एक्सपो की बजाय प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के इतने सारे हॉस्पिटल हैं लाहौर में, और इनकी जिम्मेदारी है 50% फ्री बिस्तरों पे इलाज देना। उन्होंने प्रोफेसर भी हायर किए हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हायर किए हैं, मेडिकल कॉलेजेस में 10-10 लाख रुपया एक बच्चे से ले रहे हैं, वो फ्री बेड्स दे भी रहे हैं। बल्कि पीछे पामी ने कहा कि हम फ्री बेड्स दे रहे हैं कोरोना के इलाज के लिए, तो उन्हीं के साथ मिलकर तो उनके बेड ले लें और उनको यूटिलाइज कर लें, बजाय इसके कि जो इतना एक्स्ट्रा बर्डन भी कर रहे हैं, इतने अस्पतालों से बंदे भी निकाल रहे हैं। गुलाब देवी से बेड ले लें, और कितने जगह हैं जो लाहौर में एवी सीना है और इस तरह के कई अस्पताल हैं, वो तो
खुशी से बेड दे देंगे, उनके पास फैकल्टी भी मौजूद है मेडिसिन की, अभी तक तो आसानी होगी। नहीं की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या अस्पतालों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनके एमएस साहबान को बुलाया जी, कितने आराम से ये मसला हल हो सकता है, उनके 50% फ्री बेड भी दे देंगे। आराम से मसला हल हो सकता है, तो ये नालायकी है हुकूमत की या बस लापरवाही ये है? चीजें शायद पॉइंट आउट नहीं हुई है। मैंने एक दफा शहबाज शरीफ को पहले पॉइंट आउट की थी कि ये 50% बेड ले सकते हैं, उस वक्त हमजा शहबाज वाज आल्सो देयर, तो उन्होंने उसे कहा कि यार तुम एक मीटिंग कर लो। ये बात किसी ने पॉइंट आउट नहीं की, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत कम नोटिस में आती हैं या लोग नहीं यूजुअली देखते इस तरफ। ये हमारे प्रोफेसर जो कि ऊपर बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट को मशवरा देते हैं, बेसिकली उन लोगों का भी एक रोल है कि वो भी देखेंगे यार हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको यूटिलाइज कर लें। ऑप्शन मौजूद और यूटिलाइज भी ना हो तो कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है। ऑप्शन मौजूद भी है प्राइवेट अस्पतालों में, बेड 50 ये पहले पीएमए ने भी पॉइंट आउट किया, डॉक्टर अशरफ निजामी ने भी मल्टीपल टाइम्स कहा कोरोना की भी अभी वेव आ सकती है दोबारा, बात हो रही है, खबरें चल रही हैं। बकायदा तौर पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन की जो तंजीम है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, ना इस पर बात हो रही है, महंगाई पर इजलास हो रहा है, दीगर चीजों पर इजलास हो रहा तरजीहात में है। नहीं है, शोबा सेहत तरजीहात में हो, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा ये कहती थी कि एजुकेशन, तालीम और सेहत उनकी तरजीहात में शामिल है, लेकिन बदकिस्मती से दोनों महकमे शामिल नहीं है। सियासत जरूर हो रही है अपनी जगह पर, लेकिन जिस तरह इसको सेहत के शोबे को उनकी तरजीहात में शामिल होना चाहिए था, उस तरह फोकस नहीं है। असल में हेल्थ में बजट भी उतना नहीं दिया जा रहा जितना पैसा रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली वो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ने देखना है कि कितने ओवरऑल पैसे हैं, मगर मेरा ये ख्याल है कि हेल्थ सेक्टर को अच्छे पैसे देने की जरूरत है अगर इलाज मुआवजे को बेहतर करना है, क्वालिटी को बेहतर करना है। ऑब्वियसली बगैर पैसे के कोई काम भी नहीं हो सकता। प्लस ये कि इवन मच्छर मारने के लिए भी अच्छे खासे मेरे ख्याल है कि पैसे चाहिए होंगे मियां साहब, अगर स्प्रे करने हैं और एक पूरे लेवल पे मच्छर मारना है, तो ये भी मेरे ख्याल है महीने में ये बीमारी कम होती चली जाएगी अभी, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी आएगी शायद एक मंथ बाद ये नीचे चले जाएं केसेस, मगर हमें उस महीने को भी गुजारना है और हमने ये भी देखना है कि दोबारा अगली बहार में या उससे अगली बरसात में फिर दोबारा ना ऐसी सिचुएशन हो। बिल्कुल, ये डेंगू के मुलाजमीन को भी हमें देखना है कि वो एक्टिव हैं कि नहीं। हम ये उम्मीद लगा लेते हैं कि एक महीने के बाद सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगले साल दोबारा से ये मौसम आएगा तो किस तरह से कैटर करना है, किस तरह से सिचुएशन को अगले कंट्रोल करना है। साल तो बहुत दूर की बात है, बल्कि कादिम साहब ये तो अगला ये सर्दियां गुजरने के बाद, ये मार्च अप्रैल, हाँ जी, ये सीजन है दोबारा डेंगू का। जी जी बिल्कुल। अगर ये हमने अभी इसको भी कंट्रोल ना किया और आगे फिर वो ये सीजन फिर आ सकता है, क्योंकि ये मच्छर जितना उड़ रहा है इसने अंडे भी दिए हैं जगह जैसा जगह। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या मौजूदा हुकूमत कुछ तो काम कर ही रही है, जिला इंतजामिया कहीं ना कहीं जाके कोई कार्रवाई कर ही देती है, अब कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्प्रे काम है किया इन्होंने। हाँ। जब से ये असल में ये मीडिया ने इनको जगाया है। देखें, मैं वो पहले आपने पूछा जी क्या किया यही है जो खबरें हम चलाते, अब करना को तकरीबन 15 दिन से पहले इन्होंने शुरू किया, ये काम 3 माह पहले करने वाला था। असल में इस वक्त स्प्रे भी नहीं है इनके पास। जैसा कि आपने कहा था कि मेडिकल स्टाफ को हायर करने की जरूरत है, डॉक्टर्स को हायर करने की जरूरत है, वो तो पहले ही है, वो तो कोरोना में भी था, वो तो एक और बात की स्टाफ मैडम एक्चुअली ना हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ इनको ना दूसरे महकमे इन्वॉल्व करने पड़ेंगे ताकि उनका स्टाफ डेंगू में महकमा माहौलियात उनके इंस्पेक्टर हैं, हाँ जी, अभी वो नजर नहीं आ रहे कहीं भी, महकमा माहौलियात वाले, उनका बहुत रोल है, वो पूरा रोल। दूसरे महकमे जब इन्वॉल्व होंगे ना हर सेक्टर को, जिस तरह स्कूलों में तालीमी इदारों में ये बच्चों को बताएंगे कि आपने पूरे बाजुओं की कमीज पहननी, छोटे छोटे बच्चे हैं वो हाफ कमीजें पहन के फिर रहे हैं, चलानी पड़ेगी। इंसदाद डेंगू जो आगाही मुहिम है वो चलानी पड़ेगी, तभी मामलात को कंट्रोल किया जा सकता है। असल में फर्क ये है कि पहले उन्होंने जब पहले डेंगू आया ना 2011 में किसी को पता नहीं था कि इसको कैसे करना है, अवेयरनेस उन्होंने किया। जब श्रीलंकन आए उनमें एंटोमोलॉजिस्ट थे और जो पब्लिक डील करने वाले जो है पब्लिक हेल्थ के लोग जो है वो ज़्यादा लोग थे। उन्होंने कहा कि आपने ना सिर्फ ये है कि पेशेंट को ट्रीट करना है बल्कि इसको रोकना भी है। अब क्या होता था, वहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट पूरे की ड्यूटी लगी हुई थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे लोग जाके जो ही पता चलता था ना वहाँ पे किस इलाके में पेशेंट है, वो सारे चेक करते थे कि इसके इर्द गिर्द कहीं पे SOPs की खिलाफवर्जी तो नहीं हो रही। फिर ये कि पूरा उन्होंने साल का बनाया हुआ था कि ये डेंगू के ये सीजन है, हमने डेंगू के सीजन आने से पहले क्या करना है और डेंगू सीजन जब सेट इन हो जाए तो फिर बाद में क्या करना है, ठीक है ना। ये जितनी देर अवेयरनेस, देखें एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, खाली हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये जब तक सारे मिलके, और जैसे मियां साहब ने कहा कि जब तक जो हाईएस्ट लेवल पे है बंदा, वो जब तक खुद ओनरशिप नहीं लेगा तो आगे लोग काम नहीं करते। वो पहली गवर्नमेंट का ये था कि चाहे चीफ मिनिस्टर सुबह 6 बजे बैठ जाता था तो सारे लोग
वहाँ पे अटेंटिव होते थे और उन्हें Active पता होके होता बैठते था कि हमने जवाब दे उन्हें। तो ये इस लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा हेड तब ऑफ जाके स्टेट को काम करने की जरूरत है। Even अगर special head of branch state जो काम है, नहीं करेगा तो आप- कोई काम नहीं करेगा। आप देखें स्पेशल ब्रांच के लोग रिपोर्ट देते थे रोजाना 10 बजे चीफ मिनिस्टर को रात को कि जी ये काम हुआ है, मिनिस्टर हेल्थ की टेबल पे जाती थी स्पेशल ब्रांच की न्यूट्रल रिपोर्ट के फलां बंदा आया है, फलां अस्पताल में राउंड हुआ है, फलां जगह नहीं हुआ, फलां जगह किसी ने कुछ नहीं किया। तो इवन प्रोफेसर भी 10 बजे रात को राउंड कर रहे होते थे आके, उन्हें डर था कि यार स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दे दे, या इवन जो जिले की इंतजामिया है उसकी रिपोर्ट अलग जनरेट होती थी कि जी स्प्रे हुआ है नहीं हुआ, फलां जगह मरीज था। मतलब वो देखिए कंबाइंड एफर्ट की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा सबको पेनलाइज करें, मगर फिर भी एक बाकी महकमों को भी जगाएं, क्योंकि ये लोड अकेला अस्पताल नहीं उठा सकते। ज्यादा जो मेन पॉइंट है वो यही है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो एक्टिव नहीं होंगे तो दीगर इदारे एक्टिव नहीं होंगे। आज के प्रोग्राम में डेंगू से रिलेटेड हमने बातें की कि क्या एहतियाती तदाबीर हैं, डेंगू है क्या, हुकूमत क्या कर रही है और हुकूमत को क्या करना चाहिए। डॉक्टर तारिक, डॉक्टर सलमान काजी और मियां नवीद हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव ये गुफ्तगू थी, डिस्कशन थी, जिसमें हमने जानने की कोशिश की कि क्या फ्लॉज हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं और मौजूदा हुकूमत कर क्या रही है और मौजूदा हुकूमत को क्या करना चाहिए। यकीनन आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि आप लोगों ने किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके खुद को डेंगू से बचाना है। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मुझे जन्नत जमशेद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।